वर्ग 9 में पढ़ने वाले सभी बच्चों को एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम लोग यहाँ अध्याय 4 के रूप में देखेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, क्योंकि प्रत्येक सीरीज के माध्यम से एक एक अध्याय को हम यहाँ पे प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। और उस सीरीज के माध्यम से यहाँ खासकर जैसे आज अर्थशास्त्र में हम देखेंगे एक विषय बेकारी, और यह बेकारी शब्द जो आप देख रहे हैं, यह बेकारी शब्द आपके लिए अनजान शब्द नहीं है। आप ऐसे भी अपने घरों में, अपने घरों के आसपास, अपने आस पड़ोस में हर जगह पे देखेंगे कि कुछ ऐसे व्यक्ति देखने के लिए जरूर मिलते हैं कि उनके पास कोई काम नहीं होता है, वे काम कोई नहीं करते हैं, बेकार पड़े रहते हैं, बेकार रहने की इच्छा नहीं होती है फिर भी बेकार कुछ लोग पड़े रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे जानबूझ के भी बेकार रहते हैं। तो ऐसे स्थितियों में अगर हम बेकारी की बात समझते हैं, बेकारी का मतलब यहाँ हम बेरोजगारी से लेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में लेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट में हम सीधे शब्दों में समझेंगे कि यहाँ कई बातों का जिक्र करेंगे कि बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी किसे कहते हैं, या बेरोजगारी से इसके उद्देश्य क्या है, इसकी कौन सी समस्याएं हैं, बेरोजगारी के क्या कारण है, बेरोजगारी के ऐसे भारत में जो बेरोजगारी है इसको दूर करने के क्या उपाय हैं। इन तमाम बातों का जिक्र इस सीरीज में, इस अध्याय में हम लोग करेंगे, समझेंगे, एक एक करके बिंदुवार रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोजगार की बात अगर हम करते हैं तो रोजगार एक ऐसे क्रियाकलाप के रूप में हम समझेंगे कि जिसमें कोई भी व्यक्ति, आपके आसपास का, आपके आस पड़ोस का कोई व्यक्ति जीवन यापन के लिए अपने लिए क्या करता है कि वह साधन को अर्जित करने का काम करता है। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यह साधन नगद भी हो सकता है, या यह वस्तु के रूप में भी किया जा सकता है, चूंकि यदि अर्जित साध्य उसकी आमदनी के रूप में कहे जा सकते हैं कि जो भी अर्जित साध्य होता है वही उसके व्यक्ति का वह आमदनी होता है। ठीक है, तो इस तरह जो व्यक्ति ऐसा क्रियाकलाप करने के लिए या करने में असफल रहते हैं तो वैसे व्यक्ति को हम बेकार कह सकते हैं, बेकार कह सकते हैं, बेरोजगार कह सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। ऐसे शब्दों से हम संबोधित करते हैं। इसी तरह चूंकि बेकारी जो होता है, बेकारी तथा गरीबी, यह हमेशा एक साथ चलता है। आप निश्चित रूप से देखेंगे कि वैसे लोग जो बेरोजगार होते हैं वे निश्चित गरीब होते हैं, आमदनी नहीं होता है, उनका इनकम का कोई सोर्स नहीं होता है, और इनकम का सोर्स नहीं होता है जिसके कारण वह निश्चित रूप से क्या होते हैं कि गरीब की जिंदगी जीने शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जीविकोपार्जन में भी असमर्थ होते हैं और निश्चय ही हम कहें तो वह गरीब होते हैं। जब व्यक्ति को कार्य करने की इच्छा होती है, उसे मनपसंद कार्य नहीं मिल पाता है, मान लीजिए कि किसी को पढ़ाने की इच्छा है, पढ़ाना जानता है, बेहतर पढ़ाना जानता है, लेकिन फिर भी उसे मनपसंद पढ़ाने के लिए कार्य नहीं मिल पाता है, तो ऐसे दशा में हम कह सकते हैं कि बेकारी का दंश वो झेल रहा है, बेकारी के दंश से वह सामना कर रहा है। कभी कभी आपके समाज में भी देखने के लिए मिलेगा कि इच्छा अनुसार अगर काम नहीं मिलता है तो भी बेकारी यहां प्रकट होता है। भारत और बिहार की अगर आप तुलना करें, भारत में खासकर बिहार राज्य की तुलना करते हैं तो इसमें कई किस्म के बेकारी पाई जाती है। इसकी चर्चा अगर हम करें तो इस अध्याय में, या इस अध्याय में आगे हम बातों के क्रम में देखेंगे कि इसकी चर्चा हम करेंगे, आपसे बताएंगे। तो बेकारी जो होता है, बेकारी की समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से अनेक तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और राज्य के अंतर्गत भी कई तरह के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिस पर अगर हम कहें कि इसके अलग अलग हम केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो प्रयास हैं, प्रयासों को देखने का हम बात करेंगे तो हम इसी अध्याय में, इसी सीरीज में देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले बेरोजगारी जो है, इस बेरोजगारी के उद्देश्य के बारे में हम समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। बेरोजगारी का उद्देश्य अगर हम समझते हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है, तो बेरोजगारी के उद्देश्य के बारे में यदि हम समझने का प्रयास करेंगे तो हम निश्चित देखेंगे कि भारत में बेरोजगारी जो होता है एक विकराल समस्या धारण किया हुआ है। देश के अंदर बेकारी का क्या स्वरूप है और किस तरह के या कितने प्रकार की होती है, यह जानना हम विद्यार्थियों के लिए बेहद ही अनिवार्य विषय बन जाता है। जानकारी के आधार पर हम कहें तो इससे पूरे दूर, ऐसे बेकारी जो होता है इसे दूर करने के उपाय सुझाए जा सकते हैं, अलग अलग उपाय बताए जा सकते हैं। और इन उपायों के माध्यम से, जैसे हम देखेंगे विकसित में
जो भी देश विकसित होते हैं, विकसित देशों में, अल्प विकसित देशों में पाई जाने वाली जो बेरोजगारी होती है, बेकारी होती है, वो भिन्न भिन्न प्रकार के आपके समाज में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इसके निराकरण के लिए, इसके उपाय के लिए, समाधान के लिए अपनाए गए जो उपाय हैं, इस उपाय में भी दोनों ही स्थिति जो होता है राष्ट्रों से अलग देखने के लिए आपको मिलेगा। इसी यह विषय वस्तु का अध्ययन भारत जैसे विकासशील देश और बिहार जैसे गरीब राज्य की हम बात करते हैं, इसके लिए ज़्यादा आवश्यक बन जाता है। और इसी आधार पर आप यहाँ स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि यहाँ पर अनेक प्रकार की बेकारी विद्यमान है, मौजूद है, जिसका मूल समझना अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो इस मूल को समझना ही हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक विषय बन जाता है, और जिसके निराकरण के लिए सही उपाय और नीति अपनाए जा सके, ऐसे उपाय हमको भी ढूंढने की। यहाँ एक बात और हम देखते हैं कि अगर हम इसके परिभाषा की बात करें, बेकारी की क्या परिभाषा है, तो इसके परिभाषा पर अगर हम जिक्र करते हैं तो हम साधारण शब्दों में समझेंगे कि बेकारी या बेकारी जो होता है, बेरोजगारी होता है, किसे कहते हैं। तो आपके पाठ्य पुस्तक के माध्यम से अगर हम समझते हैं तो देखेंगे कि बेकारी एक ऐसी समस्या होती है जिसके गरीबी से एक घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध आपको देखने के लिए मिलेगा। अर्थव्यवस्था में व्यक्ति जो होते हैं प्रचलित मजदूरी पर काम करना ही चाहते हैं, और वो काम करना चाहते हो किंतु उन्हें काम न मिलने की स्थिति में, जब काम उसे नहीं मिलता है समाज में, तो उसे बेकार या बेरोजगार के रूप में जाना जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे कहें तो हम कह सकते हैं कि काम चाहने वाले व्यक्तियों को इच्छा और योग्यता होने पर भी प्रचलित समाज में या मजदूरी पर काम करने पर नहीं, उसे काम नहीं मिल पाता है, तो हम ऐसे स्थिति को बेकारी की समस्या या बेकारी की समस्या निश्चित रूप से कह सकते हैं। और अतः बेकारी का धारणा मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है, और इन दो बातों के पहले हम सीधे शब्दों में ऐसे देखेंगे कि सबसे पहले जैसे दो बातें कौन कौन सी होते हैं, तो सबसे पहला काम खोजना और दूसरा होता है क्या, काम के लिए उपलब्ध रहना। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे हमारे समाज में मौजूद लोग होते हैं जो चाहते हैं, यानी काम वो खोज भी लेते हैं, लेकिन वो खोज लेते हैं और काम करने लगते हैं तो बेरोजगारी से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो काम खोजते हैं लेकिन काम उन्हें नहीं मिलता है। काम के लिए वो उपलब्ध भी होते हैं लोग, काम के लिए उपलब्ध होने के बावजूद भी उससे समाज में काम नहीं मिल पाता है। तो ऐसे स्थितियों में हम कह सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि आज के संदर्भ में, आज के परिवेश में बेरोजगारी एक इतनी गलत धारणा बनते जा रही है कि आज युवा वर्ग के जो भी विद्यार्थी हैं, युवा वर्ग के विद्यार्थियों के अंदर एक आक्रोश फैलते जा रहा है। एक तो बेरोजगारी पहले से हमारे देश में व्याप्त है, पहले से ही बेरोजगारी बनी हुई है, लेकिन और जो कुछ प्राइवेट सेक्टर इस तरह के हैं कि शोषण के कार्य करते हैं, रोजगार तो देते हैं, शोषण के कार्य करते हैं। कुछ सरकारी सेक्टर ऐसे हैं जिसको प्राइवेट, यानी कि उसे प्राइवेट के क्षेत्र में ढकेला जा रहा है, तो वहां पे बेरोजगारी और उत्पन्न होते जा रही है। तो ऐसे स्थितियों से हम देखेंगे कि युवा वर्ग बिल्कुल आक्रोशित हैं। तो ऐसे बेरोजगारी की परिभाषा के रूप में आप अपने साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि बेरोजगारी एक ऐसी परिस्थिति होता है, एक ऐसी व्यवस्था है या एक ऐसे प्रारूप होते हैं कि जिसमें व्यक्ति को काम करने की इच्छा हो, योग्यता हो, क्षमता हो, फिर भी उसे समाज में काम नहीं मिलता हो। यानी मान के चलिए कि मेरे जैसा व्यक्ति, अगर उसे पढ़ाने की योग्यता है, उसे पढ़ाने की इच्छा है, पढ़ाने की क्षमता है, और फिर भी उसे समाज में काम नहीं मिला, तो बेरोजगार हम कहे जा सकते हैं। लेकिन जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी योग्यताएं हैं, जो हमारी क्षमताएं हैं, उस आधार पर अगर मुझे समाज में काम मिल गया है तो हम बेरोजगार नहीं होंगे। तो इस तरह काम करने की इच्छा, योग्यता और क्षमता होने के बावजूद समाज में काम नहीं मिलता है, वैसे व्यक्तियों को हम बेरोजगार कहेंगे। भारत तथा बिहार राज्य में अगर हम वर्तमान परिवेश में देखेंगे तो श्रम शक्ति का प्रतिशत मात्र हम एक सारणी के रूप में समझ सकते हैं कि सारणी के माध्यम से हम इसे देख सकते हैं कि जैसे देश और राज्य की हम तुलना करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का हम निश्चित रूप से तुलना करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष के लिए 85.4% लोग बेरोजगार हैं, वहीं महिला शहरी क्षेत्र में देखेंगे पुरुष के लिए तो 78.6% लोग बेरोजगार हैं। यानी कि श्रम शक्ति के प्रतिशत में, श्रम शक्ति के रूप में लगे हुए हैं। महिला जो है, महिला के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में आपको मिलेगा कि 45.6% लोग हैं, तो वहीं शहरी क्षेत्र में आपके 20.9% लोग हैं। बिहार का अगर आप अलग जिक्र करते हैं तो बिहार में देखेंगे कि यहाँ पुरुष वर्ग में ग्रामीण क्षेत्र में मिलेंगे आपको 86.9%, और यहाँ
महिला के क्षेत्र में मिलेंगे 75.7%। इसी तरह से महिला वर्ग में देखेंगे कि महिला के लिए 28.9% और वहीं शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर 12.5%। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि बेरोजगारी जो है, इस बेरोजगारी के अगर हम इसके प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं कि बेरोजगारी के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है, तो बेरोजगारी के प्रकार को हम देखेंगे, हम समझेंगे। तो बेरोजगारी किसी भी देश के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है, एक विकराल समस्या का रूप धारण कर चुका है, जिसके कारण हमारी जो श्रम शक्ति होता है उसका समुचित रूप से उपयोग नहीं हो पाता है। बिहार और खासकर हम भारत देश में बिहार की बात करते हैं कि इसी के संदर्भ में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी तो पाई जाती है, लेकिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर देखने के लिए मिलेगा, यानी इसके नेचर में काफ़ी डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेगा, जो मुख्य रूप से इस प्रकार से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे, जो हम बिंदुवार इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। आप इसे जैसे हम बेरोजगारी के प्रकार के बारे में वर्णन करते हैं तो बेरोजगारी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका, जैसे 2 प्रकार में हम देखेंगे तो एक में आप देखेंगे ग्रामीण बेरोजगारी होता है, यानी कि दोनों का अलग अलग अगर हम जिक्र करते हैं, पहला होता है ग्रामीण बेरोजगारी और दूसरा आपका क्या होता है कि शहरी बेरोजगारी। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम ग्रामीण परिवेश में देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो हम समझेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई तरह की बेरोजगारी पाई जाती है, उसका अलग अलग नेचर आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले मौसमी बेरोजगारी आपको देखने के लिए मिलेगा कि मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो उस ग्रामीण क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी भी आपको देखने के लिए मिलेगा। पुनः आप देखेंगे तो एक और बेरोजगारी होता है जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जान सकते हैं, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है। तो इस तरह ग्रामीण बेरोजगारी जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार के बेरोजगारी की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें आप देख लिए कि यहाँ मौसमी बेरोजगारी हुआ, छुपी हुई बेरोजगारी हुआ, प्रच्छन्न बेरोजगारी हुआ। फिर अगर आप जिक्र करते हैं शहरी बेरोजगारी की तरफ, तो शहरी बेरोजगारी में देखेंगे कि अभी आपके 3 प्रकार के बेरोजगारी देखने के लिए मिलेगा शहरी बेरोजगारी में, जिसमें सबसे पहले एक होता है शिक्षित बेरोजगारी, दूसरा होता है औद्योगिक बेरोजगारी और तीसरा होता है तकनीकी बेरोजगारी। यानी 3 तरह के आपके शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी मिलेगा। तो हम ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी में जो हम जिक्र करेंगे, यहाँ बताएंगे कि सबसे पहला जैसे मौसमी बेरोजगारी होता है, तो ये मौसमी बेरोजगारी कब और कैसे किस दशा में देखने के लिए आपको मिलेगा, किस परिस्थिति में मौसमी बेरोजगारी के शिकार लोग होते हैं। तो मौसम में परिवर्तन जब होता है तो परिवर्तन तथा उत्पन्न बेकारी की स्थिति होता है तो मौसमी बेरोजगारी के रूप में वो जाना जाता है। जैसे मौसम में परिवर्तन हो गया कि मान के चलिए कि जिसमें पानी नहीं होना चाहिए उसमें पानी हो गया, खेती में काम नहीं हो पाएगा, खेती में काम नहीं होगा तो बेरोजगार लोग होंगे उस दिन। तो इस तरह से या मौसम में परिवर्तन जैसे होता है तो मौसम में परिवर्तन तथा बेकारी ऐसे बेकारी होता है, वैसे बेरोजगारी को हम मौसमी बेरोजगारी के नाम से जान सकते हैं। खेती के समय में आपको ऐसे देखने के लिए मिलता है खासकर कि काम मिलना, और खेती के मौसम न होने पर क्या होता है, काम नहीं मिलना। यानी कि सालों भर तो खेती का काम होता नहीं है। खेती का काम जो होता है एक मुख्य सीजन में होता है, मुख्य सीजन में होने के बाद फिर उसके कटनी की तैयारी होने लगती है, कटनी के समय काम मिलता है, तो सालों भर काम खेतों में तो मिलता नहीं है। तो यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी निश्चित आपको देखने के लिए मिलेगा, मौसमी बेरोजगारी यहाँ पे पाया जाता है। इस तरह से बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्रों में ही पाई जाती है जो मौसमी बेरोजगारी होता है। भारत की कृषि ऐसे भी आप जानते हैं कि मानसून पर आधारित है, मानसून पर निर्भर करता है भारत का कृषि, जो हमेशा परिवर्तित होते रहता है। उसमें परिवर्तन होने रहने की एक समस्या है जिसको हम सूखा या बाढ़ या फिर से हम देखेंगे कि ऐसे कई समस्याओं से इसे जूझना पड़ता है। तो भारतीय कृषि एक तरह से हम कहें कि मौसमी व्यवसाय के रूप में हम समझ सकते हैं कि मौसमी व्यवसाय है, चूँकि यहाँ की कृषि व्यवस्था जो है, कृषि सिस्टम जो है, यानी कि एग्रीकल्चर सिस्टम हम देखेंगे तो कृषि व्यवस्था या एग्रीकल्चर सिस्टम के रूप में या हम कृषि कार्य के रूप में देखेंगे, विभिन्न चरणों में इसे बांट सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि रोपनी का समय होता है, पटौनी का समय होता है, निकौनी का समय होता है, कटनी का समय होता है, इत्यादि इत्यादि जो कार्य ऐसे होते हैं। तो इसका एक निश्चित समय होता है, निश्चित अवधि होता है, उसी बीच में कार्य होते हैं, इसके बाद उसके कार्य समाप्त हो जाते हैं, उस कार्य का कोई महत्व नहीं रहता है, आदमी बेकार बैठा रहता है घरों पे। तो कृषि के प्रत्येक चरण के पश्चात कृषक मजदूर जो होते हैं बेकार बैठ जाते हैं। जैसे चरण समाप्त होता है, जैसे रोपनी हो गया उसके बाद चरण समाप्त हो गया, फिर कृषक जो होते हैं बेरोजगार हो जाते हैं। उसके बाद पटौनी होता है, फिर काम खत्म, निकौनी होता है, फिर काम खत्म, फिर कटनी होता है, काम खत्म। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई होती है और मौसमी बेरोजगारी जो होता है, कृषक यहाँ बेकार बैठ जाते हैं, क्योंकि गाँव में इस समयावधि के लिए कृषकों के पास अन्य वैकल्पिक काम भी नहीं हो पाता है और ऐसी स्थिति में ही मौसमी बेरोजगारी का जन्म होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ। दूसरा अगर हम देखते हैं कि छिपी हुई बेरोजगारी,
तो इसी को यहाँ छिपी हुई बेरोजगारी को अगर हम कहें प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, नियोजित लगते हैं, उनके पास भूखंड तो होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्राय कृषिगत काम जो होते हैं, काम में लगे परिजनों में होता है, जिसका अगर हम ऐसे जिक्र करते हैं किसी काम में उन 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या होता है उसमें 8 लोग लगे होते हैं, 3 लोग वहाँ एक्स्ट्रा लग जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है। इनमें 3 लोग बिल्कुल अतिरिक्त हो जाते हैं। ये तीनों उसी क्षेत्र में ही काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम किया करते हैं। इन तीनों लोगों की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा अंशदान 5 लोगों के द्वारा जो दिए गए योगदान में वृद्धि नहीं कर पाता है। जैसे आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि सपोज करिए कि आपके पास 1 बीघा जमीन है और 1 बीघा जमीन में 5 लोग मिलकर यहाँ क्या करते हैं कि 5 लोग मिलकर अगर 5 क्विंटल अन्न का उत्पादन करते हैं तो 8 आदमी मिलेंगे तो क्या 8 क्विंटल अन्न का उत्पादन 1 बीघा खेत में होगा? संभव ही नहीं है। एक आदमी अगर किसी खेती कार्य में करते हैं, लगे हुए हैं, वह कार्यरत हैं, तो यदि वह 2 क्विंटल अन्न का उत्पादन करते हैं जितना उनका भूखंड है, तो क्या उसमें 5 आदमी भी लग जाएंगे तो उतना ही उत्पादन होगा। यानी कि भूमि वहाँ उत्पादकता तो बढ़ाएगी नहीं। भूमि की जितनी कैपेसिटी है उतना ही कैपेसिटी के हिसाब से भूमि अपना उपज प्रदान करेगी। तो इस तरह से क्या होता है, निश्चित रूप से वहां प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने के लिए मिलेगा, छुपी हुई बेरोजगारी आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे स्थितियों में निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में ही देखने के लिए मिलता है, तो ये आपका छिपी हुई बेरोजगारी के रूप में समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं बिंदुओं पर विचार करते हैं कि शहरी बेरोजगारी, तो शहरी बेरोजगारी में जैसे मैंने इसके पहले भी जिक्र किया कि शहरी बेरोजगारी जो होता है कई तरह के भी पाए जाते हैं, अर्थात 3 प्रकार के शहरी बेरोजगारी भी पाए जाते हैं। यह 3 प्रकारों में जैसे शिक्षित बेरोजगारी की एक पहला प्रकार होता है। तो शिक्षित बेरोजगारी जो होता है, शिक्षा यानी शिक्षा सुविधाओं का प्रसार तथा दोषपूर्ण ढंग से शिक्षा पद्धति के कारण शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि दोषपूर्ण शिक्षा की प्रणाली होती है, तो निश्चित होता है कि शिक्षित बेरोजगारी की दशा उत्पन्न होती है। अर्थात पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, ऐसे लोगों को जब रोजगार नहीं मिलता है तो ऐसे शिक्षित बेरोजगार की संज्ञा दी जाती है कि जब पढ़े लिखे हैं फिर भी रोजगार नहीं मिलता है, तो वैसे बेरोजगारों को शिक्षित बेरोजगार के रूप में हम कह सकते हैं। आज मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी जो लोग भी देखने के लिए आपको मिलेंगे। ऐसे लोग अनेक जो युवक होते हैं, युवतियां ऐसे हैं रोजगार पाने में बिल्कुल असमर्थ होते हैं, जो शिक्षित बेरोजगार की श्रेणी में ही शामिल हैं। बिहार में शिक्षित बेरोजगारी की संख्या अधिक है और ऐसे स्थितियों में देखने के लिए आपको मिलेगा कि ऐसी संख्या है, बिहार में शिक्षितों की संख्या ज़्यादा है जो बेरोजगार हैं। फिर हम देखते हैं इसी शहरी बेरोजगारी के दूसरे प्रकार के रूप में, तो हम देखेंगे कि औद्योगिक बेरोजगारी के रूप में समझ सकते हैं। औद्योगिक बेरोजगारी क्या होता है? तो वर्तमान दौर जो है यहाँ औद्योगिक विकास की एक दौर बना हुआ है और ऐसे औद्योगिक विकास के दौर में औद्योगिक प्रसार का ढांचा आधुनिक तौर पर, आधुनिक तकनीक पर जो है आधारित होने के कारण मानव श्रम शक्ति का उपयोग कम होता है, जिसमें इसके फलस्वरूप हम देखेंगे औद्योगिक बेरोजगार यहाँ पनपती है। प्राय ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम शक्ति रोजगार जो प्राप्ति होता है, प्राप्ति हेतु शहर की ओर जाते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। और साथ ही साथ ऐसे देखने के लिए मिलता है कि उद्योग में कार्यरत जो श्रमिक होते हैं, इनकी छटनी भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि मशीनीकृत व्यवस्था तेजी से उभरते जा रहा है और इससे स्थिति ये बना है कि औद्योगिक बेरोजगारी की संख्या शहरों में अब ज़्यादा देखने के लिए मिलने लगा है। फिर हम देखते हैं शहरी बेरोजगारी में ही तकनीकी बेरोजगारी जो होता है। तो वर्तमान जो परिवेश है, वर्तमान परिस्थिति है, इस समय में तकनीकी परिवर्तन के फलस्वरूप इस तरह की बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। आधुनिक अगर हम कहें कि आधुनिक युग में नए नए तकनीक के कारण पूर्व में कार्यरत जो कर्मी हैं, ऐसे कर्मियों की छटाई की जाती है। जैसे आप कपड़ा मिल में देखेंगे, इसमें बड़ी संख्या में हैंडलूम बुनकरों को बेकार बना देने का काम किया गया है। इसके साथ साथ बिहार के भागलपुर में देखें, गया में देखें, इत्यादि जिलों में आप मशीनी जो उत्पादन क्रिया है, इस उत्पादन क्रिया के कारण ही या खासकर जो परंपरागत हैंडलूम है, इसमें लगे लोगों को तकनीकी बेरोजगारी फैली हुई है। इस तरह तकनीकी बेरोजगारी के अंतर्गत ये भी देखने के लिए मिलता है कि एक ओर तकनीकी कुशलता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर देखेंगे कि आर्थिक जो समृद्धि है, इसके लिए भी आवश्यक तकनीक जो है यहाँ इसके कौशल में काफ़ी कमी देखने के लिए आपको मिलेगा और ऐसे कमी निश्चित रूप से देखने के लिए मिलता है। ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि बेरोजगारी के उत्पन्न होने के क्या कारण है। तो अगर हम इसके कारणों का जिक्र करते हैं कि बेरोजगारी के कारण क्या हैं, तो कारणों का जिक्र करने से पहले हम इस बात को निश्चित रूप से समझेंगे कि भारत जो है एक ऐसा देश है कि जिसे हम कृषि प्रधान देश के रूप में कहते हैं,
क्योंकि इसकी यहाँ की कुल जनसंख्या का 62% लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी निवास करते हैं, जिनकी आजीविका का मुख्य आधार आपको देखने के लिए मिलेगा कि आजीविका के लिए उनका जो आश्रय होता है वह कृषि कार्य ही होता है, कृषि संबंधी कार्यों में ही वो जुड़े हुए हैं, जो मुख्यतः मानसून पर आधारित उनका कृषि कार्य होता है, मानसून से जुड़े होते हैं। मानसून के साथ जैसे कृषि का कार्य होता है, तो ऐसे भी आप सुनते हैं कि कृषि मानसून के साथ एक जुआ का काम करता है, क्योंकि जिसमें बेरोजगारी के विभिन्न रूप तो देखते अभी जिक्र ही किया गया और आपने देखा भी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जैसे बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी के कारणों का अगर हम जिक्र करते हैं, बेरोजगारी के कारणों को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम निश्चित समझेंगे कि बेरोजगारी के कारण सबसे पहले अगर हम पॉइंट के रूप में समझें तो इसका 1 नंबर पॉइंट देंगे कि अत्यधिक जनसंख्या। बेरोजगारी उत्पन्न होने के प्रमुख कारण इस प्रकार से निम्न हैं, ऐसे करके आप डील करेंगे, जिसमें 1 नंबर पॉइंट में लिखेंगे अत्यधिक जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन के रूप में आप समझेंगे कि पॉपुलेशन जो है कि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। जैसे 2001 ईस्वी में जब जनगणना किया गया भारत का, तो यहाँ का जनसंख्या 1.02 करोड़ के रूप में यहाँ की संख्या थी, लेकिन आज के परिवेश में आप देखेंगे कि भारत की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, जिसमें संवाद में हम ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी के रूप में कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति बना हुआ है कि जैसे पीछे हमने जिक्र किया ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी जो है, तो इस तरह जनसंख्या का वृद्धि जो है बेतहाशा ढंग से वृद्धि, यानी कि जनसंख्या विस्फोट आप कहेंगे कि ऐसे जनसंख्या विभिन्न प्रकार के बेकारी को हमें ऐसे जो शब्दावली है इस शब्दावली में व्यक्त करने का काम करते हैं, जिसमें मौसमी बेरोजगारी आपको बताया गया, छिपी बेकारी दिखाया गया, यहाँ शिक्षित दिखाया गया, औद्योगिक के रूप में दिखाया गया, तकनीकी बेकारी, ये सब जो जनसंख्या का दबाव है, ये सारी बेरोजगारी का कारण इस पर निर्भर करता है। फिर हम इसके दूसरे बिंदुओं पर विचार करें तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे लिटरेसी दर का कम होना यानी अशिक्षा। तो अशिक्षा जो है कि वर्तमान भारतीय आबादी है, इस आबादी का आज भी यानी कि जैसे 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार 34.62% लोग अशिक्षित थे, लेकिन आज भी अशिक्षितों की संख्या बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, कुछ परसेंटेज घटा है, लेकिन आज भी संख्याएं हैं। जैसे बिहार सबसे नीचे पायदान पर उस समय भी था और आज भी सबसे नीचे पायदान पर शिक्षा के मामले में है, जहां अशिक्षितों की संख्या 2001 के जनगणना के अनुसार 53.0% था, लेकिन अभी भी 40 के आसपास से पहुंचा हुआ है। लेकिन इससे क्या अंदाजा लगता है कि शिक्षा के पायदान पर बिहार सबसे नीचे तो है, तो बिहार की दशा तो खराब और होगी, लेकिन देश की दशा भी तो वही है कि देश में शिक्षा का स्तर जो है आज भी उसी तरह का है। तो शिक्षा के कारण भी हम कह सकते हैं कि बेकारी के दर में या बेरोजगारी के दर में वृद्धि देखने के लिए मिलता है, जिससे महिलाओं में खासकर शिक्षा की कमी के कारण महिलाएं जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार दिखती है, और ग्रामीण महिलाएं तो कोई न तकनीक शिक्षा रखी है न शिक्षा के मामले में जानकारी है, तो वे तो और ज़्यादा बेरोजगार देखने के लिए मिलता है। तो ये बेरोजगारी की समस्या ज़्यादातर महिलाओं में भी बिंदुओं पर विचार करते हैं। तो तीसरे बिंदु में कह सकते हैं कृषि का पिछड़ापन। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि व्यवस्था ही अगर यहाँ पिछड़ी रहेगी तो आप तो स्वभावतः यह समझ सकते हैं, भली भांति आपको ये पता होगा कि जब जिस व्यवस्था से हमें विकसित होना है वहीं या जिस व्यवस्था पे हम आश्रित हैं वहीं पिछड़ा हुआ है तो हम कभी विकसित हो ही नहीं सकते हैं। विकसित होना दूर की बात है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में कहा जाता है कि यहाँ की कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में है, जिसका अगर मूल कारण कहें तो कृषि जो है मानसून पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पे कभी बाढ़ का सामना करना पड़ता है, कभी भूकंप का सामना करना पड़ता है, कभी सुखाड़ का सामना करना पड़ता है, हर तरह के जो इसके बाद भी जो होता है यह मानसून पर आधारित होता है कि जब मौसम में पानी की ज़रूरत है, मौसम के हिसाब से खेतों को पानी चाहिए, उसमें पानी नहीं मिलता है, जब सूखे की ज़रूरत है उसमें पानी बरस जाता है, तो वैसे किसान जो होते हैं इस पे तो पीछे ही छूट जाते हैं। और कारण ये होता है कि ऐसे दशा में बेरोजगारी की स्थिति और ज़्यादा उत्पन्न होती है। फिर अगर हम समझते हैं कि इसके चौथे पॉइंट के रूप में, इसके कारणों के रूप में, कि कारण में तो कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक बोझ, कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक बोझ का मतलब जैसे भारत की जनसंख्या जो है, इस जनसंख्या का आधे से अधिक आबादी जो है कृषि पर निर्भर आज भी है, जिसके कारण भारतीय जनसंख्या का हम कहें जीविकोपार्जन का जो स्थिति बना हुआ है, तो ऐसे जीविकोपार्जन के साथ साथ मुख्य पेशा यहाँ के लोगों का कृषि ही बना हुआ है। और ऐसे कृषि के क्षेत्र में हम कह सकते हैं खेती लोगों के लिए अत्यधिक बोझ का कारण भी बना हुआ है। और व्यवसाय जैसे उद्योग के रूप में हम देखें, व्यापार के रूप में देखें, सेवा के रूप में देखें, ऐसे अन्य क्षेत्रों पर जनसंख्या का बोझ बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा बोझ अगर हम देखते हैं तो कृषि के क्षेत्र पर ही होता है, जिसके कारण यहाँ का कृषि क्षेत्र जो होता है इसमें छिपी हुई बेरोजगारी आपको नजर आता है, जो पिछले यहाँ इसी प्रश्न में, इसी
पिछले शब्दों में मैंने यहाँ दिखाया था, तो इसके फलस्वरूप ग्रामीण बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर हम अगले बिंदुओं का जिक्र करते हैं इसके कारणों में, तो हम देखेंगे कि औद्योगिकरण का अभाव, यानी कि भारत में खासकर बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ तो और खराब स्थिति है। तो भारत में हम देखेंगे, भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ जो है साधन का विस्तार जो है, ऐसे साधनों के या उद्योगों के विस्तार अन्य विकसित देशों की तुलना में अगर हम तुलना करते हैं तो काफ़ी कम आपको देखने के लिए मिलेगा। और इतना विस्तार यहाँ कम है कि जिसके कारण उद्योग का व्यापक विस्तार नहीं हो पाया है भारत में, क्योंकि दूसरी ओर ऊर्जा का संसाधन भी है, इसकी भी कमी आपको लगातार मिलेगा। ऐसे विकास की गति जो है, विकास की गति को धीमा बनाए हुए हैं, और शिक्षितों और प्रशिक्षित जो आबादी है, उद्योग क्षेत्र है में रोजगार चाहती है, तो रोजगार के लिए क्या होता है कि रोजगार की कमी होती है। दूसरी ओर मशीनीकरण उद्योगों में छटनी भी औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी को जन्म देती है। बिहार क्षेत्र में अगर हम देखें तो विगत जो है जिस किसी भी उद्योग का विकास हुआ है, जब विभाजित बिहार के झारखंड राज्य में चला गया तो वहाँ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जैसे झारखंड का बंटवारा कर दिया गया, तो बंटवारा होने के बाद अब विभाजित बिहार में झारखंड राज्य में का गठन होने के साथ साथ जो है औद्योगिक क्षेत्र में कमी आई है। क्योंकि सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र जैसे में आप देखेंगे जमशेदपुर जो औद्योगिक क्षेत्र था, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र था, रांची औद्योगिक क्षेत्र था, धनबाद भी औद्योगिक क्षेत्र था, झारखंड राज्य में ही चले गए सब के सब। और यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग जो है, ऐसे उद्योगों का विकास अभी तक नहीं हो पाया है, और इस कारण से बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की कमी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जिसके कारण ऐसे बेकारी की समस्या बनाए रखा हुआ है और ये बेरोजगारी का कारण बना हुआ है। फिर हम देखते हैं इसके कारण में तो पूंजी का अभाव। आप पूंजी का अभाव का मतलब समझ रहे हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए पूंजी का भी होना जरूरी है। क्योंकि यदि आप शिक्षित हैं, आप कम भी शिक्षित हैं, आपके पास पूंजी है, तो आप कोई भी रोजगार व्यवसाय करके आप अपने जीविकोपार्जन को कर सकते हैं। लेकिन जब पूंजी नहीं होगा तो आप कोई भी कार्य आसानी से नहीं कर पाएंगे। भारत में प्रति व्यक्ति आय निम्न होने के साथ साथ हम देखेंगे कि निम्न होने के अगर साथ साथ हम समझते हैं तो, या इसके कारण पूंजी का निर्माण दर में काफ़ी कम यहाँ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जिसके कारण कृषि तथा अन्य उद्योगों में वांछित पूंजी का निवेश नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण प्रत्येक स्तर पर बेकारी देश के राज्य में और ज़्यादा फैलते हुए नजर आता है। और फैलते हुए बेरोजगारी के कारणों में अगर हम 7वें बिंदुओं पर विचार करें तो हम कह सकते हैं कि प्रशिक्षित श्रम शक्ति का अभाव यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलता है, क्योंकि अशिक्षा और प्रशिक्षण जो है यहाँ बेरोजगारी को और ज़्यादा जन्म देता है। इसी का अभाव के कारण भारतीय कृषक जो हैं, भारतीय मजदूर हैं, आधुनिक मशीनों के रूप जो है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, और इसके फलस्वरूप तकनीकी की जो आधारित उद्योग हैं, तकनीकी से जुड़े हुए उद्योग हैं, ऐसे जैसे रोजगार हैं, जैसे में आप कंप्यूटर कार्य देख सकते हैं, प्रबंधन कार्य देख सकते हैं, भारी मशीन देख सकते हैं, ऐसे आधारित जो कार्य हैं इस कार्य के क्षेत्र में भागीदारी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण स्थिति ये बनता है कि वो बेकार की समस्या में बने हुए रहते हैं। अब ऐसे अगले बिंदुओं पर हम देखते हैं कि इसके साथ जैसे हमने कारण देखा, कारण के बाद हमने जैसे इसकी परिभाषा, कारण, प्रकार, ये सारी चीज़ों को मैंने देखा। अब हम देखते हैं कि बेरोजगारी को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। क्या बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे किया जा सकता है? तो इसमें आप सभी को समझने वाली बात है कि बेरोजगारी को कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे आज आप पढ़ रहे हैं तो क्या आप बेरोजगार यानी शिक्षित बेरोजगार की श्रेणी में जाना चाहते हैं? यदि नहीं जाना चाहते हैं तो आप कैसे सुविधाओं का पालन करेंगे, कैसे सुविधाओं का लाभ उठाएंगे कि आप बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं? आप कम से कम अपने लिए तो बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करें। तो बेकारी जो होता है, बेकारी जो भारत में एक विकट समस्या बनी हुई है, एक बहुत अति महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है, जिसके निराकरण या मुक्ति के लिए देश जो है राज्य स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी उपायों की आवश्यकता करना भी जरूरी है। बेकारी जो है इसके समस्या के निदान के लिए अलग अलग तरह के प्रयास किए जा सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि सरकारी प्रयास भी कुछ किए जा रहे हैं। फिर सरकारी प्रयास के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुछ गैर सरकारी भी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी प्रयासों में अगर हम जिक्र करते हैं कि सरकारी प्रयास कैसे कैसे प्रयास सरकारों के माध्यम से किए जा रहे हैं, तो उसमें जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार के सहयोग से या राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से बेरोजगारी को दूर करने के किस प्रकार से प्रयास की में लगी हुई है, तो हम कहेंगे कि बेकारी की समस्या के प्रति सरकार जो है, इस सरकार प्रारंभ से ही सक्रिय रही है, शुरू से ही अपना एक एक्टिव मोड में काम करते रही है। जैसे चौथी पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था, तो इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू किया गया। उसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम लागू किया गया, काम के बदले अनाज का व्यवस्था लागू किया गया, तथा निश्चित रोजगार योजना का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया। तो ऐसे महत्वपूर्ण जो कार्य थे ऐसे योजना के रूप में चलाने का
प्रयास किया गया। चूंकि छठी पंचवर्षीय योजना जब लागू किया गया तो ऐसे छठी पंचवर्षीय योजना में देखेंगे इसके अंतर्गत निर्धनता और निर्धनता के साथ साथ अब देखेंगे रोजगार संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के रूप में ऐसे मिलाकर कई कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम था, इसके बाद ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम था, तथा आप देखेंगे कि जोहार रोजगार योजना जैसे कई कार्यक्रम थे। ऐसे कार्यक्रम को चलाने का काम किया गया, जिसका सीधा प्रभाव बेरोजगारी को दूर करने का था, बेरोजगारी को मिटाने का था, जिसके फलस्वरूप देश में निर्धनता की संख्या जो थी वह घटने लगी और रोजगार के नए नए अवसर यहाँ बढ़ना शुरू हो गया। तो वर्तमान समय में आपको ऐसे देखने के लिए जरूर मिलेगा कि विभिन्न राज्यों में बेरोजगारी जो है खत्म करने के लिए ये चल रहे जो कार्यक्रम है, जैसे कार्यक्रमों को हम अलग अलग नामों से समझ सकते हैं। तो कार्यक्रमों में जैसे आप देखेंगे जुआ यानी कि ग्रामीण जुआ रोजगार या ग्रामीण जुआ स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना TRY यानी कि ट्राइसेम के नाम से हम जानते हैं, इसको ट्राइसेम कहते हैं कि ग्रामीण जुआ स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, इसके माध्यम से भी बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर आप एक और प्रयास देख सकते हैं सरकार के द्वारा कि ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना यानी कि हम कह सकते हैं DWCRA, जिसका शुरुआत 1982 ईस्वी में किया गया था, यानी कि महिलाओं को स्वरोजगार में जोड़ने का इसमें प्रयास किया गया है। इसके बाद सरकार द्वारा और भी प्रयास है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना यानी कि JGSY, जिसका शुरुआत किया गया 1989 ईस्वी में। तो इस तरह से सरकार द्वारा प्रयास लगातार जारी है, जिसमें 2006 ईस्वी के अगर हम कहें कि तीनों जो बातों को मैंने बताया कि ग्रामीण जुआ स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, या फिर हम कहें कि ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना या जवाहर रोजगार समृद्धि योजना, ऐसे तीनों को मिलाकर संपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 में लागू कर दिया गया। इन तीनों को एक में सम्मिलित किया गया और सम्मिलित करने के बाद यानी कि संपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 में संचालित किया गया। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में भी अक्सर कंपटीशन में आते रहते हैं, इसलिए आप कंस्टेंट होकर इसको समझते रहें। जिसके कार्यक्रम में या कार्यान्वयन में से बेरोजगारी की संख्या में कमी तो जरूर आई है। अब इसके साथ और भी कुछ कार्यक्रम है, जैसे समन्वित विकास कार्यक्रम जो IRDP के नाम से जाना जाता है। फिर आप देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम जो है यह RLEGP के नाम से जाना जाता है। फिर जवाहर रोजगार योजना का नाम आप देखेंगे यानी कि JRS के नाम से जाना जाता है। वहीं आप देखेंगे कि ग्रामीण जुआ स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, जिसे हम ट्राइसेम जैसे मैंने बताया TRYSEM के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना जो है इसे DWCRA के नाम से जाना जाता है। तो सरकार द्वारा स्कीम लाए गए हैं, कार्यक्रम लाए गए हैं ताकि बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया जाए। संबंध में हम देखेंगे कि रोजगार हेतु जो सरकारी कार्यक्रम किए गए, जैसे मैंने दिखाया कि सरकारी प्रयास किया गया था, तो रोजगार हेतु सरकारी कार्यक्रम जो लाए गए थे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम नरेगा के नाम से जान सकते हैं कि नरेगा, बाद में इसका नाम बदल के अभी आज के डेट में देखते हैं कि मनरेगा इसका नाम कर दिया गया है। तो इसमें जैसे इसके इतिहास के बारे में समझते हैं कि नरेगा का क्या इतिहास रहा है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो रहा है, इसका प्रारंभ 2 फरवरी 2006 ईस्वी को शुरू किया गया था। डेट याद रखेंगे, 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था। तो 2 फरवरी 2006 को यहाँ जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था, इसका शुरुआत किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। और भारत के 27 राज्यों के 2000 जिलों में 80,000 ग्राम पंचायत में सबसे पहले लागू किया गया। कंफर्म डाटा याद रखेंगे, डाटा जरूरी है आपके लिए, जिसमें बिहार के कुल 38 जिले सम्मिलित हुए थे, जिसमें 23 जिलों में यह लागू किया गया था। और इस तरह से वर्तमान में यह योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना करके जो 15 अगस्त 2006 में संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। इसके बाद इसका नाम जो था नरेगा से मनरेगा में बदल दिया गया, महात्मा गांधी इसमें जोड़ दिया गया बीच में। तो इस तरह से जैसे आप नरेगा का नाम समझ रहे हैं कि नरेगा के जैसे फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना जो है नरेगा, तो इसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना के नाम से जानेंगे अब इसको। तो इस तरह से इसका नाम बदल दिया गया। तो इसके अंतर्गत जो बातें आती है, निम्न बातों को रखा जाता है। जैसे आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती है। तो एक नंबर में आपका यह बात है कि प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिया जा सके। दूसरी बात आता है इसका कि न्यूनतम मजदूरी कार्यक्रम है जो प्रति व्यक्ति यानी 60 रुपये निर्धारित था, जो अभी 184 रुपये बना हुआ है। इस तरह से यह शुरुआती दौर का हम बात बता रहे हैं। तीसरा इसका
लक्ष्य था कि 15 दिनों तक रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान भी आपको दिया जाएगा। इसी तरह चौथा इसका बिंदु रखा गया था कि रोजगार में 33% महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ साथ इसका पांचवा लक्ष्य रखा गया था कि कार्य के दौरान श्रमिकों की अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो ऐसे आकस्मिक मृत्यु होने पर 25,000 रुपये उसे क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। यह सरकार द्वारा प्रावधान लाया गया था। तो इसके अंतर्गत जो सरकार द्वारा ये प्रयास किया गया, पुनः अब इसके बाद हम देखते हैं कि सरकार ने तो इतना प्रयास किया, सरकार द्वारा इतने कार्यक्रम को लागू किया गया, क्या गैर सरकारी कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, गैर सरकारी प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम समझना चाहते हैं तो हम देखेंगे भारत में बेरोजगारी की जो समस्या है, इसके कारणों को देखते हुए इसके निराकरण के लिए, इसके उपायों के लिए केवल सरकारी प्रयासों से यह संभव नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है कि इसे दूर करने के लिए, इस समस्या को दूर कर देने के लिए एक तरह का समूह बनाकर स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। कई गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से, जैसे हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, कि गैर सरकारी संगठन जो है, और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जो हम इसको कह सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर इसे करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में गैर सरकारी उपाय जो है, इसमें ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी या बेकारी दूर करने के कई सरल और सुगम उपाय अपनाए जा सकते हैं, जिसे हम अलग अलग ढंग से समझ सकते हैं। जिसमें अगर हम पहले बिंदु पर चर्चा करें तो हम देखेंगे कि कुटीर उद्योगों का विस्तार करके भी हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं, रोजगार का उत्पत्ति कर सकते हैं। तो कुटीर उद्योग का विस्तार करके कैसे करेंगे, तो छोटे छोटे उद्योग जो हैं, मशीन का कम प्रयोग हो और कम पूंजी पर चलाए जाते हों, उस उद्योग को हम क्या करें, कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है कि ऐसे छोटे छोटे उद्योग जिसमें मशीन होता ही नहीं है और कम पूंजी उसमें लगता है, ऐसे उद्योग को हम कुटीर उद्योग कहते हैं। व्यक्ति कृषि के क्षेत्र में कार्य करते हुए छिपी हुई जो बेरोजगारी है, जिसे हम अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, इसका शिकार होता है। ऐसे स्थितियों में, ऐसे परिस्थितियों में अनावश्यक श्रमिकों का बोझ जो होता है, यह काम पर कुटीर उद्योग में लगाया जा सकता है और परिवार के जो सभी लोग हैं, ऐसे काम उपलब्ध उनके लिए हो सकता है और ऐसे उपलब्ध कराकर बेकारी को दूर किया जा सकता है, बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। इसके बाद के अगर हम उपायों को समझते हैं गैर सरकारी प्रयास में, तो हम स्वरोजगार की स्थिति को आगे बढ़ाकर, स्वरोजगार की स्थिति को उत्पन्न करके भी हम बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि भारत जो है, भारत में व्यापक रूप से फैली बेकारी को दूर करने का सबसे, अगर हम कहें कि प्रभावकारी उपाय है, तो ऐसे उपाय में स्वरोजगार का निर्माण ही है। इसमें व्यक्ति अपने स्तर से संसाधनों के साथ संसाधन जुटाकर रोजगार सृजित करने का काम करते हैं। साथ ही साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने है तो सरकारी स्तर पर अनेक व्यवस्था की जा रही है। इस कारण अगर हम कहें तो ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी की स्थिति इस तरह से बनी हुई है कि ऐसे बेरोजगारी की तेजी से कमी की जा सकती है। विशेष रूप से अगर हम कहें तो विशेषतः शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में कमी करने हेतु रोजगार काफ़ी यहाँ पे कारगर साबित हुए हैं या इसका कारगर उपाय है। अब हम बेरोजगारी के प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे कि इसका प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर पड़ता है, बेरोजगारी का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो बेकारी के कारण हम समाज के अनेक, हमारे समाज जो होते हैं, समाज के अनेक सामाजिक और आर्थिक जो विकृतियां होती है, यह देखने के लिए मिलता है। जिसमें अगर हम देखें तो सामाजिक प्रभाव के रूप में हम निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि बेरोजगारी के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि मानव शक्ति का दुरुपयोग होता है। और मानव शक्ति के दुरुपयोग में, जैसे कृषि क्षेत्र में एक परिवार के 4 सदस्य जो होते हैं, 4 सदस्य अगर खेत में काम में लगे होते हैं और पुनः उसी काम में अगर देखेंगे उसी परिवार के अन्य सदस्य काम करने के लायक हों और काम करने के लायक होने के बावजूद भी वे चाहते हैं तो वैसे खेतों में अपना सहयोग देना वे भी चाहते हैं, जिसके कारण सीमांत उत्पादकता में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हो पाती है। क्योंकि वो 4 के बदले 8 लग जाए, 10 लग जाए, 20 लग जाए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सीमांत उत्पादकता में कोई वृद्धि होने वाली नहीं है। किंतु देखने से ऐसा लगता है कि वो सब के सब काम में लगे हुए हैं और वे सब के सब रोजगार में है, लेकिन उनकी श्रम शक्ति का बर्बादी हो रहा है, दूसरा कुछ नहीं हो रहा है। फिर हम अगले यहाँ प्रभाव को देखेंगे तो हीन भावना का जन्म होता है। हीन भावना का कैसे जन्म होता है, तो बेरोजगारी जो सबके साथ, जिसके साथ भी जुड़ी होती है कि ऐसे व्यक्ति रोजगार में लगे रहने वाले लोगों से तुलना करते हैं, तो तुलना करने के बाद हीन भावना उनके मन में स्वतः आने लगती है, क्योंकि उनका इनकम कम होता है, वे रोजगार में नहीं होते हैं। फलस्वरूप उनका मनोवैज्ञानिक जो स्तर होता है वो धीरे धीरे गिरते हुए नीचे की तरफ चला जाता है और वे अपने को समाज से अलग समझने लगते हैं, समाज में एक बोझ के रूप में समझने लगते हैं, और जिसका प्रभाव जो होता है अन्य सभी बेरोजगारों पर भी पड़ने की स्थिति में आ जाता है। फिर हम इसके प्रभाव में देखेंगे कि सामाजिक कुरीतियों का बढ़ना,
सामाजिक कुरीतियाँ भी बढ़ती है बेरोजगारी के माध्यम से। तो बेरोजगारी में जैसे ही बेरोजगारी बढ़ती है तो इसके कारण क्या होता है कि आपको देखने के लिए मिलेगा चोरी होता है। माने सीधे शब्दों में समझिए कि वैसे लोग जो रोजगार में होंगे उनको तो गलत करने का समय ही नहीं होगा, काम से उनको फुर्सत नहीं मिलेगा, काम के प्रति उनका ब्रेन जो होगा, दिमाग होगा, उसी में जुड़ा रहेगा, वे काम पे ही लगे रहेंगे, चोरी नहीं कर सकते हैं, डकैती नहीं होगा, छीना झपटी नहीं होगा, ठगी नहीं होगा, दहेज की प्रथा जो होता है ये सब किससे उत्पन्न होता है? तो ये सब बेरोजगारी से उत्पन्न होता है। अगर बेरोजगारी होगा तो निश्चित रूप से चोरी होगी, डकैती होगा, छीना झपटी होगा, ठगी होगा, दहेज होगा इत्यादि जैसे गलत प्रथा जो होता है, ऐसे प्रथा का जन्म होता है जिसका प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है। इसके साथ एक और भी यहाँ पे प्रभाव पड़ता है कि इस प्रभाव में आप देखेंगे कि पलायन की प्रवृत्ति का जन्म भी हो जाता है, पलायन होने लगता है लोगों का। यानी कि पलायन की प्रवृत्ति का जन्म कैसे होता है कि व्यक्ति बेरोजगार होने के कारण रोजगार की खोज में अपने पैतृक स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर जाने के लिए विवश हो जाते हैं। और जब दूसरी जगह पर विवश हो जाते हैं जिसके कारण वे अपने घर, परिवार, समाज और संस्कृति को तो वे छोड़ के बहुत दूर ही हो जाते हैं। और साथ ही साथ कई स्तर पर यह देखने के लिए मिलता है कि ऐसे स्तर पर ऐसे उपेक्षाओं का सामना भी उनको करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप आपको यह भी समझ में आएगा कि कम मजदूरी पर काम करने के लिए वो विवश हो जाते हैं, क्योंकि घर छोड़ के तो गए हैं, बेरोजगार है और वहाँ कम मजदूरी पर भी विवश हो जाते हैं। बिहार में ऐसी स्थिति हमेशा देखने के लिए मिलता है, इसलिए पलायन अस्थायी रोजगार की गारंटी भी नहीं देता है। इसके बाद आर्थिक प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा कि आर्थिक प्रभाव क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय की कमी होने लगता है। तो बेगारी की अवस्था में प्रति व्यक्ति आय कम होती है, जो कि व्यक्ति की आर्थिक आय की अगर हम आर्थिक पक्ष को देखें तो ये प्रभावित होते हुए नजर आता है, प्रभावित होता है। फिर अगर हम देखें आर्थिक प्रभाव में तो निम्न जीवन स्तर भी हो जाता है कि प्रति व्यक्ति आय में कमी होने के कारण उनका जीवन स्तर भी, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, ये सब के सब निम्न स्तर में चला जाता है, क्योंकि उनके पास तो आय का साधन नहीं होता है और आय नहीं होगा तो उनके पास खर्च कैसे हो पाएगा। फिर आर्थिक मंदी का खतरा, क्योंकि जब बेरोजगारी होगा राष्ट्र को आय नहीं होगा और राष्ट्र को आय नहीं होगा तो आर्थिक मंदी का खतरा तो हमेशा मंडराते रहेगा, आर्थिक मंदी बना रहेगा। फिर अगला हम यहाँ देखें कि आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है तो कर्ज बोझ में बढ़ोतरी होने लगता है कि जो व्यक्ति बेरोजगार होता है उसके ऊपर यदि कर्ज हो गया हो तो कर्ज से अपने आप को मुक्त होने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन उसका कर्ज मुक्त नहीं हो सकता है, वह कर्ज मुक्त हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आमदनी तो हो नहीं रहा है तो कर्ज कैसे चुका पाएगा। उस पर कर्ज और बढ़ते जाता है, बैठ के वो बेकार होकर खाता है और उस पर कर्ज लगते जाता है और एक समय आता है कि वो कर्ज के बोझ में वो और दब जाता है। इसके बाद आर्थिक प्रभाव में और आप देखेंगे संसाधन का उचित उपयोग न होना। जैसे ही बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई होती है तो वहाँ पे संसाधनों का सही प्रयोग नहीं हो पाता है। संसाधनों का सही प्रयोग इसलिए भी नहीं हो पाता है क्योंकि बेरोजगारी के कारण लोग अपने रोजगार के तलाश में होते हैं। संसाधन जो भी प्राकृतिक या मानव निर्मित संसाधन होते हैं उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पाता है और बेरोजगारी का जो प्रभाव होता है लोगों पर देखने के लिए ऐसे मिलता है, संसाधनों पर भी मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा कि बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के उद्देश्य क्या है, बेरोजगारी के कारण क्या है, बेरोजगारी के प्रभाव क्या है, इन तमाम बातों का हम लोगों ने जिक्र किया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता हो तो आप निश्चित मेरे कमेंट